रामविलास पासवान अमर रहे। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं कि यहीं पर बाबा वीर चौहान जी की प्रतिमा लगेगी। ये वादा आप लोगों से करता हूं की वजह से और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से कुछ लोगों ने पार्टी में फूट डालने का कार्य किया और उसके बाद पिछली 5 जुलाई को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी और यही वो 5 जुलाई है। आज से ठीक 1 साल पहले भी मैं ठीक इसी जगह पर था और आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला, जिसकी वजह से आने वाले समय में जिस जिले से ये आशीर्वाद यात्रा होकर गुजरी, आप सबके आशीर्वाद की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से उस आशीर्वाद यात्रा को एक अपार जन सैलाब, एक अपार जन समर्थन उस आशीर्वाद यात्रा को मिला। इसका श्रेय पूर्णतः आप लोगों को जाता है। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को विपरीत परिस्थितियों में संभालने का काम किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा इस बात को कहा था कि हाजीपुर उनकी माँ है। हाजीपुर को हमेशा उन्होंने माँ का दर्जा दिया। राजकुमार जी यहाँ पर आए, हमारे पूर्व प्रत्याशी राजकुमार शाह जी लालगंज से चुनाव लड़े थे, पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष। यहाँ पे विनोद बाबू भी मौजूद है। कहाँ गए पूर्व विधायक विनोद बाबू? कहाँ गए भैया? विनोद पासवान जी कहाँ गए? पूर्व विधायक पार्टी के उपाध्यक्ष, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया, हाजीपुर को अपनी माँ उन्होंने माना। और आज मेरे लिए या हम सब के लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है कि हमारी नेता की प्रतिमा उनकी माँ की गोद में, उनकी माँ की आंचल के तले हमारी नेता की प्रतिमा यहाँ पर लगी है। उम्र भर अपनी माँ के संरक्षण में हमारे नेता आप लोगों के बीच अब यहाँ पर रहेंगे। ये हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है, एक खुशी की बात है। साथियों, मेरे नेता ने पूरा जीवन समर्पित किया अपने प्रदेश के विकास के लिए, बिहार बिहारियों के विकास के लिए। दिन रात उन्होंने संघर्ष किया। लगभग 5 दशक से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा उन्होंने समर्पित किया किस तरीके से उनका प्रदेश, उनका देश विकास की राह पर आगे चले। निरंतर उन्होंने प्रयास किया, किसी भी विभाग में गए हो, किसी भी विभाग के मंत्री रहे हो, समाज के दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले, गरीब समाज से आने वाले, अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोगों को किस तरीके से मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, निरंतर उन्होंने कार्य किया, प्रयास किया। भाई मेरे नेता चाहते तो कोई बड़ा अधिकारी बन सकते थे, आप सब जानते हैं। अपनी जीवनी में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। उस वक्त के उनके तमाम साथी, डॉक्टर साहब, उस वक्त के तमाम साथी साक्षी हैं भैया ये लोग, कि किस तरीके से उस वक्त मेरे दादाजी ने पिताजी को कुछ रुपया दिया था कि जाओ जाकर डीएसपी का निकला। कितना दिया था? 300 दिए थे, 300 रुपया दिए थे दादाजी कि जाओ जाके डीएसपी का है। और वो क्लियर भी कर गए थे, है ना डॉक्टर साहब? क्लियर कर गए थे ना डीएसपी वाला। तो उसके बाद भैया उनके पास विकल्प था, सरकारी नौकरी करते, खेत से बाबू साहब बन के घूमते, पर उन्होंने भी संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना। उन्होंने देखा कि किस तरीके से समाज में जात पात, धर्म, मजहब, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं। और उस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि इस पैसे का इस्तेमाल वो जाकर कोई सरकारी नौकरी में बड़ा पद लेने के लिए नहीं, इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने एक साइकिल खरीदने के लिए किया। और उस साइकिल से गांव-गांव, घर-घर उन्होंने जाने का काम किया। और वो 69 का साल था जब उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार जीतकर बिहार की विधानसभा में विधायक के तौर पर वो पहुंचे। उसके बाद 77 की यही वो धरती है जिसने इतिहास रचा। 77 में जिस तरीके से आप सब ने, हाजीपुर की जनता ने जिस तरीके से न सिर्फ हमारे नेता को राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि भैया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कराकर उनका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने ऊंचा करने का काम किया। और एक बार नहीं,
बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ हाजीपुर की वजह से। कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज देश में ही नहीं दुनिया में हमारे नेता को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है। हाजीपुर लोकसभा को हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से जाना जाता है। दोनों पर्यायवाची बन गए हैं एक दूसरे के। इसीलिए साथियों, मेरे नेता ने हाजीपुर में जब और जितनी बार उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ हाजीपुर के लिए, और आज जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे लगता है आप सबकी सहमति होगी, हाजीपुर में जितने विकास के कार्य हुए, अगर किसी एक नेता को उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जाता है। सहमत है आप लोग? सब लोग सहमत है ना? भाई जोनल ऑफिस छोटी बात है। जिस तरीके से रेलवे का जोनल ऑफिस उन्होंने खुलवाने का काम किया, सीपैट नल पर होटल मैनेजमेंट, अभी विधायक जी ने हमको कहा गया भेज दो, विधायक जी ने अभी हमको एक तस्वीर दी जिसमें हमारे नेता के द्वारा किए गए तमाम बड़े कार्यों का उसमें जिक्र किया गया। ये तो वो कार्य हैं जो चर्चा में आते हैं। ना जाने कितने ऐसे अनगिनत गरीब परिवार के लोग हैं जिनका एम्स में इलाज कराना, नौकरी लगवाना, रेलवे हो, विभिन्न विभाग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें मेरे नेता गए हों और उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के गरीब लोगों के बारे में उन्होंने चिंता नहीं की हो, उनको उन्होंने मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम नहीं किया। भाई हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे नेता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। उनकी शुरुआत पहली बार वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने थे वीपी सिंह जी की सरकार में। उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार में रेल मंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य था। आई के गुजराल साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने, पुनः उस सरकार में उन्होंने रेल मंत्रालय संभालने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन जी हो, उनके साथ रहते रहते कितने विभाग, दूर संचार से लेके इस्पात से लेके स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, कोला खनन, ये सब तमाम तरीके के विभागों में उन्होंने जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। नरेंद्र मोदी जी, मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में से एक खाद्य मंत्रालय की उनको जिम्मेदारी मिली, और आज उन्हीं की देन है भैया कि देश के 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में राशन मिल रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके तहत उन्होंने समाज के हर एक वर्ग, जात पात, धर्म, मजहब से उठकर उन्होंने समाज के लिए काम करने का प्रयास किया। जब वो गए रेल में श्रम एवं कल्याण विभाग में, उस वक्त मंडल कमीशन समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का उन्होंने काम किया, मंडल कमीशन लागू कराकर। और न सिर्फ मंडल कमीशन उन्होंने लागू कराया बल्कि उसको संवैधानिक महत्व भी, मान्यता भी दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भैया आज की तारीख में मैं दूसरी बार का सांसद हूँ, मैं दूसरी बार का मैं सांसद हूँ। मेरे लिए ये कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाकर बैठता हूँ, जहां पर मैं देश की आवाज उठाता हूँ, जहां पर संविधान बना था, जिसके आधार पर वो संसद चलती है, उस पार्लियामेंट में, उस संसद में संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक तस्वीर तक वहां पे मौजूद नहीं थी। उनका पहला तैल चित्र भारत की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लगाने का काम किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उसके बाद उनके भारत रत्न, जिस गर्व से हम लोग बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। कौन सी जाति, कौन सा धर्म ऐसा है जिसके लिए हमारे नेता ने कार्य नहीं किया? प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता ने किया। 9 बुद्धों को आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान। उनके बारे में अगर लिखना शुरू करे, बोलना शुरू करे, शब्द समाप्त हो जाएंगे, पन्ने समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर
यही की भाई यहाँ पर जितना 74-75 के आसपास कालाजार का प्रकोप कब हुआ था? 77-78 के आसपास कालाजार। जितने बुजुर्ग लोग हैं सब जान रहे होंगे, क्योंकि पिताजी भी हमको बताते थे उस वक्त कालाजार बहुत बड़ी बीमारी होती है। उस वक्त यहाँ पर उसका टीका नहीं मिलता था, विदेश में मिलता था, और एक टीका की कीमत उस वक्त लाख रुपया होता था। ना सिर्फ हमारे नेता ने थोक के भाव मुफ्त में उन टीकों को यहाँ मंगवाने का काम किया, बल्कि उसके ऊपर शोध कराकर कालाजार को जड़ से मिटाने का काम हमारे नेता रेल मंत्रालय आप चले जाइए, वहां पर जितने आपको मिलेंगे, यहाँ मुगल सराय वगैरह के रास्ते में जाइए, सब आपके बाबूजी हमको लगवाए थे, आपके बाबूजी हमको नौकरी दिए थे, पिताजी हमको ये करवाए थे। अनगिनत नौकरियां दिलवाने का काम, वृद्ध समाज से आने वाले लोगों को मुफ्त में पास बांटने का काम। मेरे पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट पत्रकार साथियों को कोई नहीं पूछता, उनको रेलवे में पास दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। दूरसंचार विभाग में जब गए, जितने आप लोग हाथ में मोबाइल लेके सब टपाटप वीडियो बना रहे हैं ना, कैसे बना रहे भैया, कैसे बना रहे? हमारे नेता जब दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि भैया मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब ये मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों की जायदाद नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त इनकमिंग कॉल पर भी 32 रुपया लगता था, याद है ना? हाँ, हम बात करें 2004, 2003, 2002, इनकमिंग कॉल फोन आएगा तो 32 रुपया कट जाएगा 1 मिनट। उस वक्त हमारे नेता ने बोला था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में हो, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन का। उस वक्त उनकी आलोचना भी खूब हुई थी, खूब आलोचना हुई थी। उस वक्त लोगों ने कहा था कि भैया क्या मजाक कर रहे हैं, जिसमें इनकमिंग में पैसा लगता है, ये बोल रहे हैं कि रिक्शा वाला, ठेला वाला 32 रुपया कौन देगा? और आज देख लीजिए, उनकी वो सोच थी जिसका परिणाम है कि आज हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी मोबाइल फोन है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जिस वक्त लॉकडाउन में सब अपनी चिंता कर रहे थे, मेरे नेता ने अपनी चिंता नहीं की। अगर वो अपनी चिंता करते तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच होते। उस वक्त लॉकडाउन के वक्त उनकी तबीयत खराब हो रही थी, अस्पताल जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो तस्वीरें विचलित करती थी जिसमें हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के तमाम साथी नंगे पांव हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर कर अपने गांव, अपने घर जाने के लिए मजबूर। हमारे नेता को ये बात परेशान करती थी कि ये लोग खाएंगे कैसे। संभवतः इनमें से कईयों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, संभवतः ये किसी कार्ड से भी नहीं जुड़े होंगे, कोई खाद्य सुरक्षा कानून, बीपीएल कुछ नहीं होगा भैया, दर बदर भटक रहे हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं होगी। मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, दिन रात घर पर अधिकारियों को बुलाया, दिन रात वहीं पर बैठकर उन्होंने इस योजना का निर्माण किया, और उस योजना के निर्माण के तुरंत बाद उन्होंने अगले दिन सुबह, भाई मुझसे बेहतर कौन जानता है, उनका खून हूं मैं, अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फोन किया और इस योजना की जानकारी दी, जिसके तहत आज भी देश के 81 करोड़ लोग मुफ्त में राशन खा रहे हैं, उनको राशन हाँ, यही वाला देखिए, चिट्ठी लिखे थे हमारे नेता कि किस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये उन्होंने नाम दिया था। प्रधानमंत्री के समक्ष हो गए, उनको उन्होंने इस योजना की जानकारी दी, उनको समझाया कि भैया देश में भूखे मर रहे हैं लोग, कितना जरूरी है लॉकडाउन में कम से कम उनके राशन पानी की उचित व्यवस्था करनी। और ये व्यवस्था आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 1.5 साल के बाद भी आज भी ये योजना कायम है। ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच थी। समाज के गरीब, पंक्ति में पायदान पर जो व्यक्ति आखिर में खड़ा है, उस व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ हमारे नेता ने हमेशा कार्य करने का उन्होंने काम किया। साथियों, मैं सिर्फ एक संकल्प लेकर चला, अपने नेता, मेरे पिता
आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है। इनके सपनों को, इनके सिद्धांतों को पूरा करना, जो अधूरे कार्य मेरे नेता, मेरे पिता छोड़कर गए हैं, उन कार्यों को पूरा करना। आज हाजीपुर में आता हूं, कई लोगों को इस बात से नाराजगी भी होती है कि भाई क्यों आता है, कैसे छोड़ दूंगा। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी मां माना। बचपन में उंगली पकड़कर मुझे लाते थे। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं यहाँ पर जिनसे वो मेरा परिचय कराते थे। अभी छुट्टन भाव यहाँ पे खड़े थे, कहाँ गए, कल हमको विधानसभा में मिले थे। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनसे उन्होंने हमारा परिचय कराते थे बच्चे के तौर पर। आज जब मेरे नेता नहीं है, यहाँ की जनता आती है हमारे पास, छोटे छोटे काम, बड़े बड़े समस्याओं को लेकर, अगर मैं उनकी समस्याओं को नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। पर जब मैं ये कार्य करता हूँ, जब मैं अपने नेता के विचारों को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूँ, उनका अंतिम सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। याद है मुझे, अस्पताल में थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था, तमाम तरीके की तारे, पाइपें, और अपने हाथ से वो ड्राफ्ट करते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज उस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं धरातल पर उतारने के लिए मैं निकला। पर जब मैं ये प्रयास करता हूँ तो तमाम बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो जाती हैं चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने के लिए। क्यों भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं अपने नेता के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता हूँ। मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं बिहार के युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा के अवसर देना चाहता हूँ। कसूर इतना ही है ना कि मैं बिहार में ही बिहारियों को रोजगार देना चाहता हूँ। कसूर इतना ही है ना कि मैं यहाँ की स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना चाहता हूँ। पर इस कसूर के लिए सजा के तौर पर मेरे परिवार को तोड़ा जाता है, मेरी ही पार्टी से मुझे निकालकर बाहर कर दिया जाता है, मेरे ही घर से मेरी बूढ़ी नानी के होते हुए, मेरी माँ, मेरी बहन, बच्चों के होते हुए हम लोग का सामान घर से निकालकर बाहर कर दिया जाता है। क्यों? ताकि चिराग पासवान टूट जाए, चिराग पासवान समाप्त हो जाए। पर जो लोग ये साजिश रचना चाहते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। ना मैं झुकूंगा, ना मैं टूटूंगा, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं। आजमान है, जितनी ताकत आजमानी है, बड़ी बड़ी शक्तियां जितना जोर आजमाइश करना है करे। पर जिस संकल्प के साथ मैं निकला हूं, जब तक मैं उस संकल्प को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूं। भैया दिल्ली में रहा हूं, बंबई में काम किया, मैंने जानता हूं मैं कि दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को कैसे अपमानित किया जाता है। हमारे बच्चे, चाची, बेटा बेटी जब जाता है दूसरी जगह बताता नहीं है कि हम बिहार से हैं, छुपाता है। क्यों? क्योंकि शर्माता है। दूसरे लोग एक बिहारी बोल के चुनाते। किसने बिहारी शब्द को गाली बनाया भैया? किसने बिहार की छवि को बर्बाद करने का काम किया? कौन जिम्मेदार है? मैंने इतने सालों में आज तक कभी नहीं देखा कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? बंबई से कभी कोई लड़का आया बिहार रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाओं को, बुजुर्गों को हम देखते हैं भैया दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के। क्यों ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? भाई भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वही हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, कब तक पिछड़ा रहेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। पर जब ये सवाल चिराग पासवान पूछता है तो कई शक्तियों को एतराज होता है, और वो उस सवाल का समाधान नहीं बल्कि चिराग पासवान को ही निपटाने में वो शक्तियां लग जाती हैं। पर वो शक्तियां भूल जाती हैं भैया, मुट्ठी भर लोगों को आप मुझसे दूर कर सकते हैं। मेरे सर से मेरे परिवार के 1-2 लोगों का हाथ आपने हटाया, पर जैसे ही आपने 1-2 लोगों का हाथ मेरे सर से हटाया,
बिहार की 12 करोड़ जनता ने अपना हाथ मेरे सर पर और आप लोग मुझे ये तमाम शक्तियां, ये लोग मुझे एक ईंट पत्थर के बने मकान से तो बाहर निकाल सकती हैं, पर क्या चिराग पासवान को आप लोगों के दिल से बाहर निकाल सकती है क्या? बताइए, निकाल सकती है क्या? निकाल सकती है क्या? यही मेरी ताकत है साथियों। और अंत में बस यही वादा करने भी आया हूं। पिछले 2 साल निरंतर बिहारियों के लिए, अपने नेता के विचारों के लिए, उनके अधूरे सपनों के लिए, उनके सिद्धांतों के लिए दिन रात मैंने प्रयास किया, दिन रात मैंने मेहनत की है। और ये मैं वादा करता हूं कि मैं जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बनाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। पर साथ में ये वादा मुझे आप लोगों से भी चाहिए। अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। चिराग पासवान बनकर बिहार को विकसित बनाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? कौन कौन बनेगा चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाएंगे। आप बनेंगे चिराग पासवान? आप बनेंगे चिराग पासवान? आप बनेंगे चिराग पासवान? सबको बनना होगा चिराग पासवान। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको बनेंगे सब लोग चिराग पासवान। हमारे नेता को सपने, उनके सपनों को हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। अकेले ही उनका अंश नहीं हूं मैं, अकेले ही उनके संस्कार मुझ में नहीं है। मेरे नेता सबको अपने बच्चों के समान प्यार करते थे, सबको अपने भाई के समान वो सम्मान देते थे, सबको प्यार, सबको वो आदर देते थे। हम सब एक ही परिवार के हैं। आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये नगर मेरे नेता का बसाया हुआ है। बाबा चौहरमल नगर ये मेरे नेता का बसाया हुआ है। ये पीछे ये जो भवन बना हुआ है, ये भवन मेरे नेता का बसाया हुआ है। और साथ ही में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने एक बात और मुझे बताई कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी यहाँ से गज कर गए थे वो कि यहाँ पर बाबा चौहरमल, वीर बाबा चौहरमल जी की वो प्रतिमा लगाएंगे। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ कि यहीं पर बाबा वीर चौहरमल जी की प्रतिमा लगेगी। ये वादा आप लोगों से करता हूँ। बाबा चौहरमल जिंदाबाद, बाबा चौहरमल की जय, बाबा चौहरमल की जय। यहीं पे बाबा चौहरमल की भी प्रतिमा हम लोग लगाने का हम लोग काम करेंगे। ये विश्वास आप लोग में दिला कर जाता हूँ। और अंत में और भवन में और खूबसूरत, और बल्कि ये जो स्थान है इसका भी और सौंदर्यीकरण होगा। विधायक जी बताएं कि थोड़ा जल्दबाजी में अभी यहाँ पे सब अभी ईटा पत्थर, टाइलिंग वाइलिंग, फिनिशिंग, पेड़ पौधा, फूल पत्ती, भाई हमारे साहब के सम्मान में हम लोग जितना करें उतना कम ना है कि नहीं? तो इसको खूबसूरत बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में जब यहाँ से हम लोग गुजरेंगे, यहीं पिताजी के पास बैठेंगे, उनके साथ यहीं पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत खूबसूरत यहाँ पर पार्क बनेगा, सारी चीज़ों को किया जाएगा। अंत में साथियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ अंत में कि चिराग पासवान जिएगा तो आप लोगों के लिए, चिराग पासवान मरेगा तो भी आप लोगों के लिए। ये वादा करता हूँ। मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को, मेरे तमाम साथियों को इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान देने के लिए एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के चरणों में नमन करता हूं। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। साथियों में साथ ही में तमाम नेताओं का जो अलग अलग दल से आए, भाजपा, वीआईपी जी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों का
मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने नेताओं को यहाँ पर भेजने का काम किया। उनकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हुई। मैं तमाम उनके दलों के नेता कार्यकर्ताओं सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मीडिया पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब इस कार्यक्रम में आप तमाम लोग जो बिहार से देश के कोने कोने से आए, आप तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव